दीपा दीपा को देखकर स्नेहा अनवी से बोली और फिर दोनों दीपा की तरफ बढ़ गईं। चलते चलते अनवी किसी लड़के से टकरा गई। ओह आई एम सॉरी, अनवी बोली और पीछे मुड़ी तो वो लड़का उसे देखते ही रह गया। अनवी ने उसे एक नज़र देखा और वहां से आगे बढ़ गई। अनन्या, उस लड़के के सब उसके मुंह में ही घुल गए। लेकिन वो तो 2 साल पहले ही। विवान अनवी को जाते हुए देखकर बोला। इधर अनवी और स्नेहा दीपा के पास आ गईं। वो दोनों बारी बारी से दीपा के गले से लग गईं और उसे शादी के लिए मुबारकबाद दी। अनवी, तूने शादी कर ली, मुझे बताया भी नहीं। अगर स्नेहा ना बताती तो मुझे कुछ पता ही नहीं चलता। दीपा अनवी से नाराज होने का नाटक करते हुए बोली। सॉरी यार, सब कुछ इतनी जल्दी में हो गया कि कुछ पता ही नहीं चला। अनवी बोली। जानती हूँ, स्नेहा ने सब बताया मुझे, आंटी के बारे में भी और तेरी शादी के बारे में भी। दीपा बोली। सुना है तुमने आर्ट टेक्सटाइल में काम करने वाले किसी मामूली एम्प्लॉय से शादी कर ली। अनवी के पीछे खड़ा उसका एक्स मैनेजर जतिन बोला तो अनवी उसकी ओर मुड़कर हैरानी से देखने लगी। वो मामूली से एम्प्लॉय हैं तो क्या हुआ सर, वो दिल के बहुत अच्छे हैं। मुश्किल वक्त में एक पल के लिए भी उन्होंने मेरा साथ नहीं छोड़ा। अनवी बोली। अच्छा, ये बता कि वो दिखता कैसा है। दीपा ने पूछा। बिल्कुल हीरो की तरह दिखते हैं हमारे जीजू। स्नेहा खुश होते हुए बोली। तो तुम उन्हें यहाँ क्यों नहीं बुला लेती, बहाने से हम भी मिल लेंगे उनसे। स्नेहा और अनवी की गली परी मुंह बनाते हुए बोली। 3 महीने पहले जतिन ने अनवी को प्रपोज किया था, लेकिन अनवी ने उसके ऑफर को ठुकरा दिया था, इसलिए वो अनवी से चिढ़ता था। वहीं दूसरी ओर परी जतिन को पसंद करती थी, लेकिन अनवी के मना करने के बाद भी जतिन अनवी के आगे पीछे घूमता रहता था। बस इसीलिए परी अनवी से चिढ़ती थी और उसे नीचा दिखाने का एक भी मौका नहीं छोड़ती थी। नहीं, वो यहाँ नहीं आएंगे। उन्हें यहाँ आना थोड़ा awkward लग रहा था, क्योंकि वो यहाँ किसी को जानते नहीं है इसलिए। अनवी बोली। उसे यहाँ आने में awkward लग रहा है या तुम्हें उसे यहाँ बुलाने में? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमने अजीब से दिखने वाले आदमी से शादी कर ली, या फिर वो तुम्हारे स्टैंडर्ड को मैच नहीं करता। जतिन अनवी का मजाक उड़ाते हुए बोला। वो क्या है ना सर, नौकरी चली गई है ना इसकी, तो हो सकता है कि अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए इसने किसी अधेड़ उम्र के आदमी से शादी कर ली हो और अब उसे मिलाने में इसे शर्म आ रही हो। परी बोली और जोर से हंस दी। जतिन भी उसके साथ ठहाके लगाकर हंसने लगा। तुम दोनों कुछ ज़्यादा ही बकवास नहीं कर रही? ऐसा ना हो कि तुम दोनों को मुंह की खानी पड़े। स्नेहा गुस्से से जतिन और परी से बोली। तुम भूल रही हो कि मैं तुम्हारा बॉस हूँ। तुम मुझसे इस तरह से बात नहीं कर सकती। तुम्हें 1 मिनट में कंपनी से निकलवा सकता हूँ। जतिन बोला। तो निकलवा दीजिए, डरता कौन है। लेकिन आप मेरी दोस्त की ऐसे इंसल्ट नहीं कर सकते। स्नेहा गुस्से में बोली। स्नेहा, शांत हो जा, बोलने दे इन्हें। अम्बी स्नेहा को शांत कराते हुए बोली। लेकिन यार, ये सब ऐसे कैसे बोल सकते हैं? स्नेहा बोली। इसमें गुस्सा होने वाली कौन सी बात, आखिर इसे हमें अपने हस्बैंड से मिलवाने में क्या प्रॉब्लम है? परी बोली। अनवी, अब तो तुझे अभिमन्यु के यहाँ बुलाना ही पड़ेगा। तू अभी फोन कर उसे। स्नेहा अनवी से बोली। यार प्लीज, मेरी मेहंदी की रस्म है, शांत हो जाओ तुम सब। ये शादी का घर है, इसे लड़ाई का मैदान मत बनाओ। दीपा सबको शांत कराते हुए बोली। ठीक है, तुम सबको मेरे हस्बैंड से मिलना है ना, तो मैं अभी उन्हें कॉल करती हूँ। जब वो यहाँ आए तो खुद ही देख लेना। अनवी परी और जतिन को घूरते हुए बोली और उसने अभिमन्यु को फोन करके वहां बुला लिया। सबके शांत होने के बाद दीपा ने राहत की सांस ली। अनवी की बात सुनकर जतिन और परी दूसरी ओर निकल गए। काश कि मैं इस जतिन और उसकी चमची परी को यहाँ ना बुलाती। जतिन और परी को वहां से जाते हुए देखकर दीपा बोली। दीपा, उस लड़के ने दीपा को आवाज लगाई जो अभी कुछ देर पहले अनवी से टकराया था। क्या हुआ? दीपा उसके पास आकर बोली। वो लड़की कौन है? उस लड़के ने अनवी की तरफ इशारा करके पूछा। वो मेरी फ्रेंड है अनवी, सुंदर है ना, लेकिन अब तुम्हारा कोई चांस नहीं है। उसकी शादी हो चुकी है और तुम्हारी होने वाली है। दीपा बोली। ऐसी बात नहीं है, मैं तो बस यूं ही।
वो लड़का बोला, आओ मैं तुम्हें अपनी फ्रेंड से मिलवाती हूँ। दीपा बोली और उस लड़के का हाथ पकड़कर अनवी और स्नेहा के पास ले आई। अनवी, स्नेहा, इनसे मिलो। ये मेरा कजिन है विवान। दिल्ली में इनका बहुत बड़ा ज्वेलरी का शोरूम है। दीपा उस लड़के को अनवी और स्नेहा से इंट्रोड्यूस करवाते हुए बोली, हाय, आई एम विवान मल्होत्रा फ्रॉम दिल्ली। विवान अपना हाथ अनवी की ओर बढ़ाते हुए बोला, हाय, आई एम स्नेहा फ्रॉम मुंबई। स्नेहा ने जल्दी से अपना हाथ विवान के हाथ में रख दिया। हाय, कितना हैंडसम है। स्नेहा विवान को निहारते हुए बोली। वो विवान का हाथ छोड़ने को तैयार ही नहीं थी। वो इंगेज है, दीपा स्नेहा की कान में बोली। तो स्नेहा के चेहरे की सारी हंसी ही गायब हो गई। उसने जल्दी से विवान का हाथ छोड़ दिया और पीछे हट गई। और आप कहाँ से हैं? आप दिल्ली से? विवान ने अनवी से पूछा। अरे नहीं नहीं, मैं भी मुंबई से ही हूँ, अनवी बोली। तो कभी दिल्ली आई होंगी? विवान ने पूछा। नहीं, मैं कभी दिल्ली नहीं आई, अनवी बोली। तो विवान एक गहरी सोच में पड़ गया। क्या हुआ भाई, किस सोच में पड़ गए? दीपा विवान के कंधे पर अपना कंधा मारते हुए बोली। इनको देखकर किसी की याद आ गई, विवान बोला। अच्छा, किसकी? दीपा ने पूछा। था कोई बहुत ही खास, विवान अनवी की तरफ देखते हुए बोला। तभी वहां सॉन्ग प्ले हुआ, मेहंदी लगा के रखना, डोली सजा के रखना। अनवी, चलना डांस करते हैं। गाना सुनकर स्नेहा अनवी को वहां से खींचते हुए डांसिंग फ्लोर पर ले आई। कुछ लोग डांसिंग फ्लोर पर पहले से ही थिरक रहे थे, तो स्नेहा और अनवी भी उनमें शामिल हो गई। विवान अनवी को बड़े प्यार से निहारने लगा। उसकी नज़र अनवी के चेहरे पर से हटने का नाम ही नहीं ले रही थी। ऐसा कैसे हो सकता है? दो चेहरों में इतनी समानता कैसे हो सकती है? क्या यह सच में अनवी है या फिर अनन्या? लेकिन अगर यह अनन्या है तो इसने मुझे पहचाना क्यों नहीं? विवान अपने ही सवालों में उलझा हुआ बोला। सॉन्ग खत्म होने के बाद स्नेहा और अनवी स्टेज से नीचे आ गईं। क्या हुआ? तुम्हारा हस्बैंड अभी तक नहीं आया? अनवी के पास आकर जतिन इधर उधर देखते हुए बोला। आते ही होंगे, अनवी बोली कि तभी उसका फोन बज उठा। उन्हीं का फोन है, देखिए। फोन की स्क्रीन जतिन की तरफ घुमाकर इतराते हुए अनवी बोली। कहाँ हो आप? फोन उठाते ही अनवी बोली। जो लोकेशन तुमने सेंड की थी उसके पास ही हूँ, अभिमन्यु बोला। ठीक है, मैं भी बाहर आती हूँ, अनवी बोली और जतिन की तरफ देखकर मुस्कुरा दी। अनवी ने फोन कट किया और बाहर की तरफ बढ़ गई। जतिन की नजरें एंट्रेंस पर ही गड़ गईं। परी भी उसकी बगल में आकर खड़ी हो गई। इधर अभिमन्यु गाड़ी से बाहर आया तो अनवी के चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ गई। थैंक्स यहाँ आने के लिए, अनवी बोली। तुम बुलाओ और मैं ना आऊं? ऐसा कभी नहीं हो सकता और ना ही कभी होगा, अभिमन्यु बोला। तो अनवी बड़े प्यार से उसे देखने लगी। चलें, अनवी ने बोला। तो अभिमन्यु ने हाँ में से हिला दिया। अनवी ने अपनी आर्म को अभिमन्यु की आर्म में घुमा लिया और उसके साथ चिपक गई। अनवी की इस हरकत पर अभिमन्यु उसकी तरफ हैरानी से देखने लगा और मुस्कुरा दिया। अनवी अभिमन्यु के साथ अंदर आ गई। परी की नज़र एंट्रेंस पर गई तो अनवी के साथ अभिमन्यु को देखकर उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं और मुंह खुला का खुला रह गया। अभिमन्यु ने अपने दोनों हाथ अपनी पैंट की पॉकेट में डाले हुए थे। उसकी पर्सनालिटी वहां खड़े हर एक लड़के को मात दे रही थी। लड़कियां मुड़ मुड़ कर अभिमन्यु को ही देख रही थी और अभिमन्यु को देखने वाली हर लड़की को अनवी घूर कर देख रही थी। अभिमन्यु को ज्यादा कोई नहीं जानता था, क्योंकि वो पब्लिक और मीडिया से दूर ही रहना पसंद करता था। ज्यादातर लोग राजेंद्र राजपूत को ही जानते थे। अभिमन्यु को बस कुछ गिने चुने लोग ही जानते थे या फिर उनके बिजनेस पार्टनर, और यहाँ इस वक्त उनमें से कोई भी शामिल नहीं था। इधर स्नेहा ने परी और जतिन को हैरानी से अभिमन्यु को देखते हुए देखा तो वो उनके पास आ गई। मुंह बंद कर लो, मक्खी चली जाएगी। स्नेहा ने अपने हाथ से परी का मुंह बंद कर दिया। सर, सामने देखिए, स्नेहा अभिमन्यु की तरफ इशारा करते हुए जतिन से बोली। तो वो भी अभिमन्यु को देखते ही रह गया। कहा था ना मैंने कि दोनों को मुंह की खानी पड़ेगी, स्नेहा जतिन और परी को घूरते हुए बोली। अनवी जतिन और परी के पास आकर रुक गई। जतिन और परी के चेहरे पर हैरानी के भाव साफ साफ नजर आ रहे थे।
सर, आप मेरे हस्बैंड से मिलना चाहते थे ना, तो मिलिए मेरे हस्बैंड अभिमन्यु सिंघानिया से। अनवी जतिन से बोली। अभिमन्यु, ये मेरी एक्स कंपनी के मैनेजर और ये मेरी कलीग परी है। ये दोनों आपसे मिलने के लिए बहुत बेचैन थे। एक्चुअली इन दोनों को लग रहा था कि मैंने किसी अजीब से दिखने वाले इंसान या फिर पैसों के लिए किसी बुड्ढे से शादी कर ली। अनवी बोली तो अभिमन्यु उसकी ओर देखकर मुस्कुरा दिया। हाय जीजू, मैं दीपा। दीपा अभिमन्यु के पास आकर बोली। हाय, तो आपकी शादी है? कांग्रेचुलेशंस। अभिमन्यु ने दीपा को विश किया। थैंक्स जीजू, यू आर वेरी ड्रेसिंग। इससे मिलने से पहले आप मुझे क्यों नहीं मिले? दीपा अभिमन्यु को देखते हुए बोली। तो अभिमन्यु मुस्कुरा दिया। शर्म कर, कल शादी है तेरी। स्नेहा दीपा से बोली तो वो मुस्कुरा दी। जानती हूँ, मैं तो बस मजाक कर रही थी। दीपा बोली तो अभिमन्यु और अनबी दोनों मुस्कुरा दिए। तुम दोनों साथ में बहुत क्यूट लगते हो, सच में। दीपा बोली। कौन सी पोस्ट पर हो तुम? आर्ट टेक्सटाइल में? जतिन अभिमन्यु के पास आया और उससे पूछा। तो वहाँ ग्रुप में खड़े अनबी, स्नेहा, दीपा, परी, सबका ध्यान उसकी ओर खिंच गया। जूनियर मैनेजर, अभिमन्यु बोला। तो जतिन तिरछा सा मुस्कुरा दिया। हाँ, वैसे कितना कमा लेते हो महीने का? जतिन ने अभिमन्यु से पूछा। तो अभिमन्यु मुस्कुरा दिया। 70,000। अभिमन्यु बोला। तो जतिन जोर जोर से हंसने लगा। 70,000 बस? जतिन बोला तो सब उसे घूर कर देखने लगे। 70,000 में हीरो तो ऐसे बन के आए हो जैसे आर्ट टेक्सटाइल के मालिक हो। जतिन बोला तो अभिमन्यु मुस्कुरा दिया। उसने अपने हाथ के अंगूठे से अपने माथे को खुजाया और उसकी ओर देखने लगा। अभिमन्यु कुछ बोलता उससे पहले ही अनवी आगे बढ़ी और बोली। वो क्या है ना मिस्टर जतिन खुराना, पर्सनालिटी पैसे से नहीं आती। आप खुद को ही देख लीजिए। आपकी पर्सनालिटी 2 लाख तो क्या, 70,000 वाली भी नहीं लगती। अनबी की बात सुनकर दीपा और स्नेहा हंस दी। जतिन ने उनकी तरफ घूर कर देखा तो दोनों ने अपनी हंसी दबा ली। अगर मेरा ऑफर स्वीकार करती तो मैं तुम्हें इससे ज़्यादा फैसिलिटीज प्रोवाइड कर सकता था। जतिन बोला। आप जैसा इंसान सिर्फ फैसिलिटी ही प्रोवाइड कर सकता है, साथ नहीं खड़ा रह सकता और ना ही मुसीबत में किसी का साथ दे सकता है। लेकिन अभिमन्यु चाहे मुझे महंगी से महंगी फैसिलिटीज प्रोवाइड ना कर सकें, लेकिन मुसीबत के वक्त वो मेरा साथ कभी नहीं छोड़कर जाएंगे। तो आप अपनी फैसिलिटीज अपने पास ही रखिए। अनवी बोली तो अभिमन्यु उसे देखकर मुस्कुरा दिया। अनवी ने अभिमन्यु का हाथ पकड़ा और वहां से बाहर की ओर चल दी। हाँ हाँ, ले जा इसको। अपने पल्लू से बांध कर रखना इसे, और हो सके तो अपनी चूड़ियां भी पहना देना। अनवी और अभिमन्यु को वहां से जाते देखा तो जतिन उनको पीछे से आवाज लगाते हुए बोला। जतिन की बात सुनकर अनवी रुकी। उसने सामने वेटर के हाथ में पकड़ी ट्रे में से कोल्ड ड्रिंक का गिलास उठाया और दीपा के पास आ गई। जतिन दीपा से कुछ दूरी पर खड़ा था। सॉरी दीपा, मैं ये करना नहीं चाहती थी, लेकिन अनवी बोली और उसने अपने हाथ में पकड़ा हुआ कोल्ड ड्रिंक जतिन के मुंह पर फेंक दिया। अनवी की हरकत को देखकर सबके मुंह खुले के खुले रह गए। अनवी को ऐसे करते देख विवान हैरानी से उसे देखने लगा। अनवी, क्या कर रही हो? अभिमन्यु अनवी का हाथ पकड़ते हुए बोला। इसको तो मैं छोड़ूंगी नहीं। अनवी जतिन की ओर लपकी और उसने उसका कॉलर पकड़ लिया। ना तो मैं तुम्हारी जागीर हूँ और ना ही एम्प्लॉय, तो नेक्स्ट टाइम मेरे पति के बारे में बकवास करने से पहले सोच लेना। चूड़ियां पहनने की जरूरत तुम्हें है, अभिमन्यु को नहीं, समझे? अनवी गुस्से से जतिन का कॉलर पकड़कर खींचते हुए बोली। अनवी, छोड़ो उसे। इसने और अभिमन्यु ने बड़ी मुश्किल से अनवी के हाथ से जतिन का कॉलर छुड़वाया, लेकिन अनवी कहाँ मानने वाली थी। अभिमन्यु ने अनवी के पीछे से अपने दोनों हाथों को उसकी कमर पर डाला और उसे जतिन से पीछे खींच लिया। दोबारा मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना, नहीं तो दिखने लायक नहीं रहेगी। अनवी गुस्से में चिल्लाते बोली। अभिमन्यु से कमर से ऐसे ही जकड़े हुए बाहर ले आया। अनवी और अभिमन्यु को जाते देख स्नेहा उसके पीछे पीछे चली आई। वही गुस्सा, वही एटीट्यूड। एक इंसान की शक्ल में इतनी समानता तो हो सकती है, लेकिन व्यवहार, उसमें इतनी समानता कैसे हो सकती है? हो ना हो, ये अनन्या ही है। लेकिन अगर ये अनन्या है तो दिल्ली से यहाँ कैसे आई और उसने मुझे पहचाना क्यों नहीं? अनन्या तो एक्सीडेंट में। और ये लड़का कौन है जो उसका हस्बैंड है?
सब उलझा हुआ है। मुझे सच तक पहुंचना ही होगा। अम्बी को अभिमन्यु के साथ जाते देखकर विवान खुद से बोला। सब सोच सोच कर उसके सिर में दर्द होने लगा था। वो वहां से चुपचाप अपने कमरे में आ गया। इधर अभिमन्यु ने अनवी को कार में बिठाया और डोर बंद कर दिया। अभिमन्यु खुद ड्राइविंग सीट पर आकर बैठ गया। स्नेहा भी जल्दी से आकर गाड़ी में बैठ गई। रोका क्यों आपने मुझे? आज तो मैं उस कमीने जतिन का मुंह ही फोड़ देती। अम्मी गुस्से में अभिमन्यु से बोली। इसीलिए रोका। अब चुपचाप बैठो यहाँ, अभिमन्यु बोला और उसने गाड़ी स्टार्ट कर ली। कुछ ही देर में तीनों वहां से निकल गए। अनवी, तुम्हें यह सब नहीं करना चाहिए था। कुछ ज्यादा ही हो गया, अभिमन्यु अनवी से बोला। क्या ज्यादा हो गया? अभी तो कुछ हुआ ही नहीं था। तब से दोनों आपके बारे में बकवास पर बकवास किए जा रहे थे। अभी तो वो चमची को सबक सिखाना बाकी है। अनवी बोली तो अभिमन्यु उसकी ओर देखने लगा। अनवी, बस अब बात को यहीं खत्म कर दो, अभिमन्यु बोला। अरे ऐसे कैसे खत्म कर दूं? अनवी अभिमन्यु को देखते हुए बोली। अनवी, मैंने कहा ना कि बस। अभिमन्यु बोला तो अनवी चुपचाप बैठ गई और बाहर की तरफ देखने लगी। अनवी ने जो किया बिल्कुल सही किया जीजू। वो जतिन इतना ही नहीं बल्कि इससे भी कहीं ज्यादा डिजर्व करता है। वैसे जो भी आज हुआ, मजा बहुत आया। उस जतिन की और उस चमची की शक्ल देखने वाली थी जब उन दोनों ने आपको देखा जीजू। पीछे बैठी स्नेहा बोली तो अनवी मुस्कुरा दी। अभिमन्यु को देखते ही बोलती बंद हो गई थी दोनों की। अनवी बोली तो अभिमन्यु उसकी ओर देखकर मुस्कुरा दिया। कुछ देर बाद अभिमन्यु ने स्नेहा के घर के बाहर अपनी गाड़ी रोकी। कल शादी के लिए आ रही है ना? स्नेहा ने अनवी से पूछा। नहीं, जहाँ जतिन जैसे घटिया लोग हों और जहाँ मेरे पति की इंसल्ट हो, मुझे वहां नहीं जाना, अनवी बोली तो अभिमन्यु उसकी ओर देखने लगा। अनवी की बातें सुनकर उसे उस पर और ज्यादा प्यार आ रहा था। ओके, गुड नाइट, स्नेहा ने अनवी और अभिमन्यु को विश किया और वहां से अपने घर की तरफ बढ़ गई। स्नेहा के जाने के बाद अभिमन्यु ने गाड़ी स्टार्ट की और घर की ओर निकल गया। वैसे मैं नहीं जानता था कि तुम इतनी ज्यादा लड़ाकू हो, अभिमन्यु बोला तो अनवी मुंह खोले उसे देखने लगी। लड़ाकू? मैं आपको लड़ाकू नजर आती हूँ? अनवी बोली। हाँ, जिस तरह से तुम अपने उस मैनेजर से भिड़ रही थी, मुझे तो लगा कि तुम उसे टपका ही दोगी। लेडी डॉन, अभिमन्यु मुस्कुराते हुए बोला और उसने गाड़ी को अपनी कॉलोनी की पार्किंग एरिया में पार्क किया और गाड़ी से उतर गया। अभिमन्यु के उतरने के बाद अनवी भी जल्दी से गाड़ी से उतरी और उसके पास आ गई। लेडी डॉन, ये क्या था? अनवी अपने दोनों हाथ अपनी कमर पर रखते हुए बोली। हाँ लेडी डॉन, मैंने तो आज पहली बार तुम्हारा यह रूप देखा, अभिमन्यु बोला। हाँ, तो वो आपके बारे में कब से उल्टा सीधा बोल रहा था? बर्दाश्त की भी हद होती है, अनवी बोली तो अभिमन्यु ने उसके गाल पर किस कर लिया। अभिमन्यु की सरकत पर अनवी मुंह खोले उसे देखने लगी। ये तुम्हारी बहादुरी के लिए और ये मेरी साइड लेने के लिए, अभिमन्यु अनवी के दूसरे गाल पर किस करते हुए बोला। फिर वो लिफ्ट की ओर बढ़ गया। अब चलो भी, अभिमन्यु ने अनवी को आवाज लगाई, लेकिन वो अपने दोनों गालों पर अपना हाथ रखे हुए ऐसे ही खड़ी हुई है। अभिमन्यु उसे देखकर मुस्कुराया और उसके पास आ गया। अभिमन्यु ने अनवी का हाथ पकड़ा और उसे खींचते हुए लिफ्ट में ले आया। अपने गालों से हाथ हटा सकती हो, अभिमन्यु अनवी से बोला तो अनवी ने जल्दी से अपने गालों से हाथ हटा लिए। लिफ्ट में खड़ी वो अभिमन्यु को निहारने लगी। जब भी अभिमन्यु मेरे इतने करीब आते हैं, मुझे एक अलग सा एहसास होता है। क्या है वो एहसास? मैं नहीं जानती। ऐसा लगता है जैसे मैं अभिमन्यु को सालों से जानती हूँ। अनवी अभिमन्यु की ओर देखते हुए अपने मन में बोली। कुछ ही सेकंड में लिफ्ट उनके उस फ्लोर पर जाकर रुकी जहाँ उनका फ्लैट था। अभिमन्यु ने अपनी पॉकेट में से चाबी निकाली और घर का लॉक खोला और अंदर आ गया। अनवी भी अभिमन्यु के पीछे पीछे अंदर आ गई। गुड नाइट, अभिमन्यु ने अनवी से कहा और अपने कमरे की ओर बढ़ गया। गुड नाइट, अनवी बोली और वहीं खड़े अभिमन्यु को जाते हुए देखने लगी। अभिमन्यु ने अपने रूम का डोर बंद किया तो अनवी कुछ देर वहीं खड़े रहकर अभिमन्यु के बारे में सोचती रही और फिर मुस्कुराते हुए अपने कमरे में आ गई। चेंज करने के बाद अनवी मिरर के सामने खड़ी होकर अपने बालों को संवारने लगी। उसकी नज़र अपने चेहरे पर गई तो वो अपने गालों को छूकर मुस्कुरा दी। अनवी आकर अपने बिस्तर पर लेट गई। अभिमन्यु के बारे में सोचते सोचते
अनवी की आंख लग गई। देर रात अनवी का कमरा। रात के 2 बज रहे हैं और अनवी अपने कमरे में बड़े आराम से सो रही है। कुछ पुरानी स्मृतियां उसके दिलो दिमाग पर हावी होने लगी। दिल तो क्या, तुम्हारे लिए जान भी हाजिर है। कहाँ रह गई थी तुम? कब से इंतजार कर रहा हूँ। अरे यार रुको तो सही। अच्छा बाबा सॉरी, सारी गलती मेरी ही थी बस। आई लव यू। अचानक से अनवी के माथे पर पसीने की बूंदें उभर आईं। नींद में भी वो छटपटाने लगी। चारों ओर उसे आग ही आग दिखाई देने लगी। अनवी नींद में जोर जोर से चिल्लाने लगी। क्या कर रही हो तुम? छोड़ो मुझे। बहन हो तुम मेरी, मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? अब मन्नू को अनबी की चीखें सुनाई दी तो वो जल्दी से अपने बिस्तर से उठा और अनबी के कमरे की तरफ भागा। अब मन्नू अंदर आया तो अनबी अपने बेड पर डरी सहमी सी बैठी हुई है। वो पसीने से पूरी तरह से भीग चुकी है। उसने अपने बालों को अपने दोनों हाथों से जकड़ा हुआ है और अपने सिर अपने घुटनों में छुपाया हुआ है। मुझे मत मारो, मत मारो मुझे। डर के मारे अनवी खुद में ही बड़बड़ा रही है। उसको ऐसे देखकर अब मन्नू भी घबरा गया। वो जल्दी से उसके पास आ गया। अनवी, अनवी। अब मन्नू ने अनवी को उसके कंधे से पकड़कर हिलाया। अनवी ने अब मन्नू को देखा तो वो जल्दी से उसके गले से लग गई। वो मुझे मार देगी, मुझे बचा लो, मार देगी वो मुझे। अनवी अब मन्नू के गले से लगे हुए ही बोली। अम्बी शांत हो जाओ, कोई नहीं है यहाँ, सब तुम्हारा वहम है। अम्मन्नू बोला। नहीं, वो मुझे मार रही है। देखो कितना खून निकल रहा है मेरे पेट में से। देखो। अनवी अपने पेट को पकड़े हुए अभिमन्यु से बोली। तुम्हें कोई नहीं मार रहा, तुम बिल्कुल ठीक हो। देखो कोई खून नहीं है यहाँ। होश में आओ अनवी। अभिमन्यु ने अनवी को उसके कंधे से पकड़कर जोर से झकझोर दिया तो अनवी होश में आई। अनवी ने अपने चारों ओर नजर दौड़ाई तो वहां अभिमन्यु के सिवा कोई नहीं था। अभिमन्यु ने जल्दी से पानी का गिलास भरा और अनवी की ओर बढ़ा दिया। एक ही बार में अनवी ने सारा गिलास खाली कर दिया। पानी पीने के बाद अभिमन्यु ने अनवी के हाथ से गिलास पकड़ा और उसे साइड टेबल पर रख दिया। अनवी शांत हो जाओ, तुम्हें कोई कुछ नहीं करेगा। तुम तक पहुंचने से पहले उसे मुझसे होकर गुजरना होगा। आई प्रॉमिस, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। अभिमन्यु अनवी का चेहरा अपने हाथों में भरते हुए बोला। अनवी ने रोते हुए हाँ में सिर हिला दिया और वो फिर से अभिमन्यु के गले से लग गई। अभिमन्यु ने भी उसे अपनी बाहों में छुपा लिया। कुछ देर बाद जब अनवी कुछ शांत हो गई तो अभिमन्यु ने उसे बेड पर लिटा दिया और उसे ब्लैंकेट से कवर कर दिया। अभिमन्यु वहां से जाने लगा तो अनवी ने उसे उसका हाथ पकड़कर रोक लिया। प्लीज मत जाओ। अगर आपको कोई एतराज ना हो तो आप यहीं रुक जाइए ना, प्लीज। अनवी बोली तो अभिमन्यु ने हाँ में सिर हिला दिया। हाँ मैं यहीं हूँ, तुम सो जाओ। अभिमन्यु बोला और जाकर सामने लगे सोफे पर बैठ गया। अभिमन्यु को वहां दूर बैठे देखकर अनवी जल्दी से उठकर बैठ गई। वहां नहीं, यहाँ, बेड की तरफ इशारा करते हुए अनवी जल्दी से अभिमन्यु से बोली। हाँ। उसकी हालत देखकर अभिमन्यु ने भी उससे कुछ नहीं कहा और चुपचाप उसकी साइड में आकर लेट गया। अनवी भी अभिमन्यु की तरफ पीठ करके अपनी सीट पर लेट गई। उसने आंखें बंद की तो फिर से वही बातें उसके दिमाग में घूमने लगीं। अनवी ने जल्दी से अपनी आंख खोली और पीछे लेटे हुए अभिमन्यु को मुड़कर देखने लगी। क्या मैं आपका हाथ पकड़ कर सो सकती हूँ? अनवी जल्दी से अभिमन्यु की तरफ घूमते हुए बोली। हाँ, अभिमन्यु बोला। तो अनवी ने अभिमन्यु का हाथ कसकर पकड़ लिया और अपनी आंखें बंद कर लीं। कुछ ही देर में दोनों गहरी नींद में चले गए। अगली सुबह सूरज की किरणों की लालिमा ने चारों ओर फैलकर आसमान को बेहद खूबसूरत बना दिया है। पंछियों की चहचहाट प्रकृति में अपने सुरों को मिश्री की तरह घोल रही है और ठंडी ठंडी हवा लहराकर अपनी चाल चल रही है। अब मन्नू की आंख खुली तो उसकी नजर अनवी पर गई जो उसके सीने पर सिर रखे सो रही थी। उसे देखकर अब मन्नू मुस्कुरा दिया। अनवी के बाल उसके चेहरे को ढके हुए थे तो अब मन्नू ने अपने हाथ से अनवी के चेहरे पर आ रहे बालों को उसके कान के पीछे कर दिया। उगती किरणों की तरह अनवी भी सोए हुए बहुत ही प्यारी लग रही थी। सूरज की किरणों की तरह उसका चेहरा भी चमक रहा है। अब मन्नू बड़े प्यार से अनवी को निहारने लगा। अनवी जगने लगी तो अब मन्नू ने जल्दी से अपनी आंखें बंद कर लीं। अनवी की आंख खुली तो उसकी नज़र अभिमन्यु पर गई। उसने खुद को अभिमन्यु के सीने पर सोते पाया तो वो हैरानी से अभिमन्यु को देखने लगी और जल्दी जल्दी में उठने लगी
तो उसके बाल अभिमन्यु की शर्ट के बटन में फंस गए। आह! अनवी की हल्की सी चीख निकल गई। अनवी की आवाज सुनकर अभिमन्यु ने भी अपनी आंखें खोल ली। क्या हुआ? अभिमन्यु ने पूछा। वो मेरे बाल आपकी शर्ट के बटन में फंस गए हैं। अनवी अपने बालों को बटन से निकालते हुए बोली। ये निकल क्यों नहीं रहे हैं? अनवी बोली। लाओ, मैं कर देता हूँ। अभिमन्यु अनवी के हाथ से बालों को पकड़ते हुए बोला, तो अनवी ने अपने हाथ पीछे खींच लिए। अभिमन्यु बटन में से बाल निकालने लगा और अनवी बड़े ही प्यार से उसे निहारने लगी। हो गया। बाल निकालने के बाद अभिमन्यु बोला, तो अनवी ने उसके चेहरे से अपनी नजरें हटा ली। आई एम सॉरी, वो नींद में पता ही नहीं चला। नजरें चुराते हुए अनवी उठकर बैठ गई। इट्स ओके, अभिमन्यु बोला। थैंक्स, रात को मुझे संभालने के लिए। मैंने आपको बहुत परेशान किया। नो प्रॉब्लम, अभिमन्यु ने इतना ही कहा। ऐसा क्या सपना देखा था तुमने जो इतना डर गई? अभिमन्यु ने पूछा, तो अनवी आंखें बड़ी करके उसे देखने लगी। पता नहीं, बस एक यही सपना है जो कभी मेरा पीछा नहीं छोड़ता। मुझे लगता है कि यह सपना मेरे पास्ट से जुड़ा हुआ है, लेकिन माँ कहती हैं यह बस एक सपना है और सपनों का रियलिटी से कोई लेना देना नहीं होता। अनवी बोली। तुम्हारी माँ बिल्कुल सही कहती हैं। अभिमन्यु अनवी की नाक पर अपनी उंगली से टच करते हुए बोला, तो अनवी मुस्कुरा दी। अब मैं जाता हूँ रेडी होने, ऑफिस भी जाना है, अभिमन्यु बोला और उठकर अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। सच ही कहती थी माँ कि हर लड़का एक जैसा नहीं होता। अभिमन्यु को जाते हुए देख अनवी मुस्कुरा दी और फिर बाथरूम की ओर बढ़ गई। रेडी होने के बाद अनवी किचन में आ गई। डोरबेल बजी तो अनवी ने दरवाजा खोल दिया। देखा तो सामने वही लड़का खड़ा था जो कल उनके लिए टिफिन लेकर आया था। अनवी ने उसके हाथ से टिफिन लिया और किचन में आ गई। वो डिब्बे को घूर घूर कर देखने लगी। इधर रूम में अभी अभिमन्यु नहाकर बाथरूम से बाहर आया ही था कि उसका फोन बज उठा। अभिमन्यु ने देखा तो उस पर वैशाली जी का नाम ब्लिंक हो रहा था। वैशाली जी का नाम देखकर अभिमन्यु के चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ गई। गुड मॉर्निंग माँ, फोन उठाते ही अभिमन्यु बोला। कैसा है? वैशाली जी बोली। बिल्कुल ठीक, और आप कैसी हैं? अभिमन्यु ने पूछा। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, मैंने नाश्ता भिजवा दिया है, वैशाली जी बोली। ओके, थैंक यू माँ। तेरे लिए गरम गरम पोहे भेजे हैं, तुझे पसंद है ना? इससे पहले कि वो ठंडे हो जाएं, जल्दी से जाकर खा ले, वैशाली जी बोली। जी, लव यू माँ, अभिमन्यु बोला। आई लव यू टू, वैशाली जी बोली। तो अभिमन्यु ने फोन काट दिया और जल्दी से रेडी होकर बाहर आ गया। अनवी, माँ ने खाना भेजा है, आई मीन नमन की माँ ने। अनवी को आवाज लगाते हुए अभिमन्यु ने पूछा। हाँ भेजा है, ला रही हूँ, अनवी बोली। उसने अभिमन्यु के लिए नाश्ते की प्लेट तैयार की और डाइनिंग टेबल की तरफ बढ़ गई। अभिमन्यु पहले से ही डाइनिंग टेबल पर बैठा हुआ था। अनवी ने नाश्ते की प्लेट उसके आगे रख दी और खुद भी अपनी प्लेट लेकर उसके साथ बैठ गई। आप आंटी को नमन की माँ ऐसे क्यों बोलते हैं? अनवी ने पूछा। वो उम्र में मुझसे बड़ी हैं, अब उनका नाम तो नहीं ले सकता ना, अभिमन्यु बोला। वो तो मैं भी जानती हूँ, आप उन्हें आंटी या फिर माँ क्यों नहीं कहते? अनवी बोली तो अभिमन्यु खाते खाते रुक गया और उसकी तरफ देखने लगा। ये मैंने कभी सोचा ही नहीं। वैसे तुम्हें क्या लगता है, क्या बुलाना चाहिए मुझे उन्हें? अभिमन्यु ने अनवी से पूछा। नमन आपके इतना करीब है तो आपको भी उसकी माँ को माँ कहकर ही बुलाना चाहिए। हाँ, तुम सही कह रही हो, आज से मैं उन्हें माँ कहकर ही बुलाऊंगा, अभिमन्यु बोला और अपना नाश्ता करने लगा। नाश्ता करने के बाद अभिमन्यु ऑफिस के लिए निकल गया और अनवी डाइनिंग टेबल पर से सामान को समेटकर किचन में आ गई। ऐसा कितने दिनों तक चलेगा, रोज रोज टिफिन का खाना? नहीं, ये सही नहीं है, मुझे ही कुछ करना होगा। किचन में रखे टिफिन को देखकर अनवी अपने मन में बोली। आर्ट टेक्सटाइल कॉरपोरेशन। अभिमन्यु अपने केबिन में अपनी चेयर पर बैठा हुआ है और नमन उसके सामने वाली चेयर पर। मुझे जतिन खुराना की सारी डिटेल्स चाहिए, अभिमन्यु बोला। अब ये जतिन खुराना कौन है? नमन ने पूछा। जितना कहा है उतना ही करो, अभिमन्यु बोला तो नमन ने मुंह बनाते हुए अभिमन्यु को घूरा। हेल्प भी चाहिए और कुछ बताना भी नहीं है, अभिमन्यु को घूरते हुए नमन अपने मन में बोला। अब बैठे क्यों हो, जाओ भी, अभिमन्यु ने नमन को अपनी ओर घूरते हुए पाया तो बोला। हाँ हाँ, जा रहा हूँ,
छोटा होने का आप कुछ ज्यादा ही फायदा उठाते हो। नमन बोला और अभिमन्यु के केबिन से बाहर आ गया। नमन को जाते देखकर अभिमन्यु मुस्कुरा दिया और फिर अपने काम में लग गया। इधर अभिमन्यु के ऑफिस जाने के बाद अनवी अभी घर के कामों से फ्री हुई ही थी कि डोरबेल बज गई। अब इस टाइम कौन आया होगा, अनवी खुद से बोली और डोर खोलने के लिए चली गई। अनवी ने डोर खोला तो सामने वैशाली जी खड़ी थी। अरे आंटी, आप यहाँ? अम्मी खुश होते हुए बोली। क्यों, नहीं आना चाहिए था? वैशाली जी बोली। अरे आना क्यों नहीं चाहिए, आपका जब दिल करे आप तब यहाँ आ सकती हैं। अनवी बोली और उसने वैशाली जी के पैर छू लिए। खुश रहो। वैशाली जी ने अनवी के सिर पर अपना हाथ रख दिया। आइए ना। अनवी वैशाली जी को अंदर ले आई। फिर वो जल्दी से किचन की तरफ बढ़ गई और वैशाली जी के लिए पानी ले आई। आंटी, आप खाना बहुत अच्छा बनाती हैं, अनवी बोली। थैंक यू बेटा, वैशाली जी बोली। आंटी, क्या आप मुझे खाना बनाना सिखाएंगी? अनवी ने वैशाली जी से पूछा। हाँ हाँ, क्यों नहीं, वैशाली जी बोली। आंटी, आप कितने टाइम से टिफिन सर्विसेज का काम कर रही हैं? अनवी ने पूछा तो वैशाली जी आंखें बड़ी करके उसे देखने लगी। टिफिन सर्विसेज? वैशाली जी आंखें बड़ी करते हुए बोली। कुछ गलत कह दिया मैंने? अनवी बोली। तुम्हें किसने बताया कि मैं टिफिन सर्विसेज का काम करती हूँ? वैशाली जी ने पूछा। अब मन्नू ने वही बता रहे थे कि घर चलाने के लिए आप ये टिफिन सर्विसेज का काम करती हैं, अम्मी बोली। अब मन्नू के बच्चे, एक बार मिल, फिर तुझे बताती हूँ, वैशाली जी अपने मन में बोली। आंटी जी, कहाँ खो गई आप? वैशाली जी को उनके कंधे से पकड़कर हिलाते हुए अम्मी बोली। हाँ, कहीं नहीं। तो क्या सीखना चाहती हो तुम? वैशाली जी ने पूछा। सब कुछ, अम्मी खुश होते हुए बोली। तो कहाँ से शुरुआत करें? ऐसा करते हैं, कुछ तुम्हारा फेवरेट बनाते हैं, वैशाली जी बोली। नहीं आंटी जी, मेरा नहीं, अब मन्नू का कुछ फेवरेट बनाते हैं, अम्बी बोली तो वैशाली जी मुस्कुरा दी। लेकिन एक प्रॉब्लम है, अम्बी बोली तो वैशाली जी उसे देखने लगी। क्या? वैशाली जी ने पूछा। मुझे अब मन्नू की पसंद नहीं पता, अम्बी बैक साइड से अपना सिर खुजाते हुए बोली तो वैशाली जी मुस्कुरा दी। हाय, मैं बारी जाऊं अपनी बहू पर से, पहली बार खाना बनाने जा रही है और वो भी मेरे बेटे की पसंद का। सोचते वैशाली जी मन ही मन मुस्कुरा दी। आंटी जी, फिर से कहाँ खो गई? अम्मी एक लंबी सांस भरते हुए खुद से बोली। आंटी जी बताइए, आपको क्या क्या सामान चाहिए, मैं जाकर ले आती हूँ, अम्मी बोली। उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, घर में जो सामान पड़ा है हम उसमें से ही कुछ बना लेंगे। सीरियल्स और पल्सेस कहाँ पड़ी हैं? वैशाली जी ने अनवी से पूछा तो अनवी ने सामने के डोर की ओर इशारा कर दिया। क्या बनाने वाली हैं आप? अनवी बोली। हाँ, ये मिल गया, राजमा। हम अभिमन्यु के लिए राजमा चावल बनाएंगे, उसे बहुत पसंद है, वैशाली जी बोली। आपको कैसे पता कि अभिमन्यु को राजमा चावल पसंद है? अनवी ने पूछा। माँ हूँ उसकी, इतना तो जानती हूँ, वैशाली जी बोली तो अम्मी उन्हें हैरानी से देखने लगी। मेरा मतलब है, मुँह बोली ही सही, लेकिन हूँ तो माँ ही ना, और इतने टाइम से उसका टिफिन मैं ही पैक कर रही हूँ। उसे क्या पसंद है क्या नहीं, सब अच्छे से पता है मुझे, वैशाली जी बोली तो अनवी मुस्कुरा दी। ये तो सही है, फिर आप मुझे बता दीजिए कि अब मन्नू को खाने में क्या पसंद है क्या नहीं, अनवी बोली। हाँ जरूर, तुम्हें नहीं बताऊंगी तो किसे बताऊंगी, वैशाली जी बोली और उन्होंने एक बाउल में राजमा को भिगो दिया और सब्जी के लिए मसाला तैयार करने लग गई। माँ मुझे कितना कहती थी कि खाना बनाना सीख ले, लेकिन मैंने उनकी एक नहीं सुनी, हरदम बस अपनी धुन में रहती थी। जब कभी माँ बीमार होती तो कोमल आंटी घर आकर खाना बना देती थी। आपको पता है, जब भी माँ कहती कि खाना बनाना सीख ले, ससुराल में काम आएगा, तो मैं माँ को हमेशा यही कहती थी कि खाना बनाना कौन सी बड़ी बात है, सीख लूंगी। लेकिन अब जब मेरी शादी हो गई है तो मुझे पता चला कि खाना बनाना आना कितना जरूरी है। आज उनकी कई बातें याद आ रही हैं। बोलते बोलते अनवी का गला भर आया। शिखा जी को याद करते हुए उसकी आंखें गीली हो गईं। ऐसे मन हल्का नहीं करते, वैशाली जी अनवी के आंसू साफ करते हुए बोली। तो क्या हुआ, एक माँ से तुम खाना बनाना नहीं सीख पाई, तुम्हारी दूसरी माँ है ना यहाँ पर,
तुम्हें कुकिंग सिखाने के लिए। वैशाली जी अनवी के गाल को अपने हाथों में भरते हुए बोली तो अनवी मुस्कुरा दी। फिर दोनों अपने काम में लग गईं। वैशाली जी अनवी को इंस्ट्रक्शन देती गईं और अनवी उनकी इंस्ट्रक्शन को फॉलो करती गई। दीपा का घर। रात को दीपा की शादी है और सब शादी की तैयारियों में व्यस्त हैं, लेकिन विवान अपने ही ख्यालों में खोया हुआ है। वो रात से अनवी के बारे में ही सोच रहा है और अपने कमरे में इधर से उधर घूम रहा है। क्या करूं? कैसे पता करूं कि वो लड़की अनवी है या अनन्या? विवान इधर से उधर घूमते हुए बोला। घूमते घूमते वो अचानक से रुक गया और बोला, दीपा। यस, दीपा से मुझे अनवी के बारे में इंफॉर्मेशन मिल सकती है। दीपा की फ्रेंड है वो लड़की। सोचते ही विवान के चेहरे पर एक स्माइल आ गई। वो जल्दी से दीपा के कमरे की तरफ बढ़ गया। विवान ने दीपा का कमरा नॉक किया तो एक लड़की ने डोर खोला। जी कहिए, वो लड़की बोली। मुझे दीपा से कुछ बात करनी है। विवान बोला, सर, अभी उनका ब्यूटी ट्रीटमेंट चल रहा है। वो लड़की बोली, लेकिन मेरा उससे बात करना बहुत ज़रूरी है। बस 10 मिनट। विवान बोला, उन्हें अंदर आने दो। विवान की आवाज़ सुनते हुए दीपा ने अंदर से आवाज़ दी तो विवान के चेहरे पर एक स्माइल आ गई। थैंक्स दीपा, विवान अंदर आते हुए बोला। क्या हुआ भाई, कुछ ज़रूरी बात करनी है क्या आपको? दीपा ने विवान से पूछा। हाँ, ऐसा ही समझ लो। मुझे अनवी के बारे में सब कुछ जानना है। विवान बोला, भाई मैं आपको बता चुकी हूँ कि वो शादीशुदा है। आप फिर भी उसके बारे में जानना चाहते हैं? दीपा आंखें बड़ी करके विवान को घूरते हुए बोली। दीपा, जो तुम समझ रही हो वैसा कुछ नहीं है। विवान बोला, तो फिर कैसा है भाई? आप क्यों इतना इंटरेस्टेड है अनवी में? दीपा सवालिया नजरों से विवान को देखते हुए बोली, क्योंकि अनवी की शक्ल उस लड़की से हूबहू मिलती है जो कभी मेरी जिंदगी का हिस्सा हुआ करती थी। विवान बोला, ये क्या कह रहे हैं भाई आप? अनवी कैसे? दीपा बोली। विवान ने अपने फोन में से एक पिक निकाली और दीपा की तरफ फोन की स्क्रीन को घुमा दिया। ये तो अनवी है, लेकिन आपके साथ? पिक को हैरानी से देखते हुए दीपा बोली, ये अनन्या है, मेरी कॉलेज की दोस्त, मेरा प्यार। विवान बोला, ये कैसे हो सकता है भाई? अनवी यहाँ मुंबई में और आप दिल्ली में? दीपा बोली, एक एक्सीडेंट में अनन्या चल बसी थी, लेकिन आज जब अनवी को देखा तो मुझे लगा कि ये अनन्या है, मेरी अनन्या। इसलिए मैं जानना चाहता हूँ कि तुम्हारी दोस्त अनवी ही है या फिर अनन्या, और अगर वो अनन्या है तो उसने मुझे पहचाना क्यों नहीं, और वो वहाँ कैसे आई? विवान बोला, आपने अभी अभी कहा ना कि एक एक्सीडेंट में अनन्या की मौत हो गई थी, तो फिर अनवी कैसे अनन्या हो सकती है भाई? दीपा बोली, सब कुछ उलझा हुआ है। जब तक मैं अनवी के बारे में सब जान नहीं लेता, मेरे मन को शांति नहीं मिलने वाली। सोच सोच कर मेरा सिर फट जाएगा। विवान दोनों हाथों से अपने सिर को पकड़ते हुए बोला, ओके भाई, रिलैक्स। दीपा बोली तो विवान कुछ रिलैक्स हुआ। जहाँ तक मैं अनवी को जानती हूँ, वो कभी मुंबई से बाहर गई ही नहीं, तो वो अनन्या कैसे हो सकती है? वो यहाँ अपनी माँ के साथ रहती है और अब उसकी माँ कोमा में है। दीपा बोली तो विवान हैरानी से उसे देखने लगा। क्या मुझे अनवी का एड्रेस मिल सकता है? विवान ने पूछा। मुझे उसका न्यू एड्रेस तो नहीं पता। हाँ, लेकिन मैं आपको पता करके दे सकती हूँ। आप अपनी तसल्ली कर लीजिए। दीपा बोली, ओके, थैंक्स मेरी मदद करने के लिए। विवान बोला, भाई हैं आप मेरे, थैंक्स बोलने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको एड्रेस व्हाट्सएप पर सेंड कर दूंगी। दीपा बोली तो विवान मुस्कुरा दिया और वहां से चला गया। शाम का समय, ऑफिस खत्म होने के बाद अभिमन्यु एक मीटिंग के लिए होटल जेजे निकल गया। इधर अभिमन्यु का इंतजार करते हुए अनवी अपने फोन में बिजी थी। अनवी ने घड़ी की ओर देखा तो 7 बज रहे थे। इतनी देर हो गई, आज अभिमन्यु घर ही नहीं आए। अनवी खुद से बोली। फिर उसने अपना फोन उठाया और अभिमन्यु को कॉल लगा दी। कहाँ हो आप, और अब तक घर क्यों नहीं आए आप? अभिमन्यु ने फोन उठाया तो एक टिपिकल वाइफ की तरह अनवी ने अभिमन्यु से पूछा, तो वो मुस्कुरा दिया। एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग है, बस आधे घंटे में घर आ जाऊंगा। अभिमन्यु बोला तो अनवी ने ओके बोलकर फ़ोन कट कर दिया। अभिमन्यु ने फ़ोन को देखा और मुस्कुरा दिया और फिर वो लैपटॉप पर अपना काम करने में लग गया। 7:30 हो गए, अभी भी नहीं आए। अनवी घड़ी की तरफ देखते हुए बोली। इधर अभिमन्यु का वेट करते करते अनवी ऊब चुकी थी। अपनी बोरियत को दूर करने के लिए
वो बालकनी में आ गई। नीचे सामने कुछ दूरी पर उसे विवान खड़ा हुआ नजर आया। ये तो दीपा का कजिन है। ये यहाँ क्या कर रहा है? अनवी खुद से बोली और फिर ध्यान से उस शख्स को देखने लगी। नीचे खड़े विवान की नजर अनवी पर गई तो वो वहां से चला गया। लग तो वही रहा था, लेकिन वो तो इस वक्त शादी अटेंड कर रहा होगा। मैं भी ना। हो सकता है कोई और हो। और फिर वो मेरे घर के बाहर क्या करेगा? अनवी खुद से बोली। तभी उसे अब मन्नू की गाड़ी आते हुए दिखाई दी। गाड़ी को देखते ही अनवी के चेहरे की उदासी खुशी में बदल गई। आ गए। अब मन्नू की गाड़ी देखकर अनवी की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। वो बच्चों की तरह चहकते हुए जल्दी से अंदर आ गई। अब मन्नू बेल बजाता उससे पहले ही अनवी ने डोर खोल दिया। अब मन्नू उसे देखकर मुस्कुरा दिया और अंदर आ गया। हाय। अब मन्नू अनवी से बोला तो अनवी ने भी मुस्कुराते हुए उसे हेलो बोल दिया। उसने अपना लैपटॉप वाला बैग रूम में रखे हुए टेबल पर रखा और खुद फ्रेश होने के लिए बाथरूम की ओर बढ़ गया। कुछ देर बाद अब मन्नू बाथरूम से बाहर आ गया। उसने लोअर और टी शर्ट पहनी और अपना फोन लेकर रूम से बाहर आ गया। आइए, आकर खाना खा लीजिए। डाइनिंग टेबल पर खाना लगाते हुए अनवी की नज़र अब मन्नू पर गई तो वो बोली, खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। अब मन्नू चेयर पर बैठते हुए बोला, खाकर बताओ कि खाना कैसा बना है। हाँ, सारा खाना मैंने बनाया है, अनवी ने बोली। तो अब मन्नू आंखें बड़ी करके अनवी को देखने लगा। अरे देख क्या रहे हैं, खाइए ना। और बताइए कि कैसा बना है। अनवी बोली, हे भगवान बचा लेना आज। अब मन्नू खाने की ओर देखते हुए बोला और फिर मुंह बनाते हुए उसने एक निवाला अपने मुंह में डाल दिया। एक निवाला खाते अब मन्नू के चेहरे के एक्सप्रेशन बदल गए। ये तो बहुत यमी बना है। अब मन्नू बोला और जल्दी जल्दी से अपना खाना खाने लगा। हाँ तो मैंने सोचा कि कब तक हम टिफिन का खाना खाते रहेंगे, खर्चा भी बचेगा। अनवी बोली तो अब मन्नू उसकी ओर देखकर मुस्कुरा दिया। पता है मैं सोच ही रही थी कि वैशाली आंटी को बुला लूं और उनसे खाना बनाना सीख लूं, लेकिन आज सुबह वो खुद ही यहाँ आ गई। उन्हीं ने मुझे सिखाया है सब। अनवी आगे बोली तो अब मन्नू का चावलों से भरा स्पून मुंह तक पहुंच ही नहीं पाया। मॉम यहाँ आई थी? आंखें बड़ी करते हुए अब मन्नू ने अनवी से पूछा। हाँ, सुबह आपके ऑफिस जाने के बाद वो यहाँ मुझसे मिलने आई थी, अनवी बोली। और तुमने उनसे क्या कहा? अब मन्नू ने पूछा। मैं क्या कहूँगी उनसे? यही कहा कि मुझे उनसे खाना बनाना सीखना है और वो बहुत अच्छा खाना बनाती हैं, अनवी बोली। थैंक गॉड किसने डिब्बे वाली कोई बात नहीं की मॉम से, वरना मैं तो पिट ही जाता। अब मन्नू मनी मन मुस्कुराते हुए खुद से बोला और फिर अपना खाना खाने लगा। अनवी ने भी अपनी प्लेट लगाई और खाना खाने लगी। खाना फिनिश करने के बाद मन्नू ने अपने बर्तन उठाए और धोने के लिए किचन में चला गया। अरे अरे, ये क्या कर रहे हैं आप? किचन में आते हुए अनवी बोली। बर्तन साफ कर रहा हूँ, अमन ने बोला। लेकिन आप क्यों कर रहे हैं? मैं हूं ना, मैं करती हूँ, अनवी बोली। अच्छा, ये कहाँ लिखा है कि बर्तन धोने का काम सिर्फ औरतें ही करती हैं? अब मन्नू बोला तो अनवी ने नामे से हिला दिया। नहीं ना, तो मुझे करने दो, अब मन्नू बोला तो उसे देखकर अनवी मुस्कुरा दी और वहीं खड़ी होकर उसे निहारने लगी। बर्तन धोने के बाद अब मन्नू ने अनवी को गुड नाइट बोला और अपने कमरे में आ गया। अब मन्नू ने अपना लैपटॉप उठाया ही था कि उसका फ़ोन बज उठा। उसने देखा तो उस पर नमन का नंबर ब्लिंक हो रहा था। हाँ बोलो, क्यों फ़ोन किया है? फ़ोन उठाते ही अब मन्नू बोला। क्या भाई, कभी तो अच्छे से प्यार से बात कर लिया करो, नमन बोला। अगर कोई काम की बात है तो बोल, वरना मैं फोन काट रहा हूँ, अभिमन्यु बोला। आप ही के काम के लिए फोन किया है। ठीक है, आपको नहीं सुनना है तो, नमन बोला। ठीक है, बोलो सुन रहा हूँ नमन जी, अभिमन्यु बोला। हाँ, ये हुई ना बात, नमन खुश होते बोला। अब बोलिए क्या काम था नमन जी, अभिमन्यु बोला। आपको उस जतिन खुराना की इंफॉर्मेशन भेजी है, देख लीजिए। सिंगल है और मुंबई में एक फ्लैट में अकेले रहता है। उसकी फैमिली मुंबई के किसी गांव में रहती है और वो मेहता इंडस्ट्रीज में एज ए मैनेजर अपॉइंटेड है, नमन बोला। हाँ थैंक्स, अब मन्नू बोला और उसने फ़ोन कट करके जल्दी से लैपटॉप को ओपन किया। हाँ जतिन खुराना, तुमने अनवी को ऑफिस से इसलिए निकलवाया ना कि उसने तुम्हारा प्रपोजल ठुकरा दिया था। अब देखो वही जॉब वही पोस्ट और तुम्हारा वही बॉस तुम्हें कैसे लात मारकर जॉब से निकालता है। अब मन्नू उसकी इन्फॉर्मेशन पढ़ते हुए बोला और फिर तिरछा सा मुस्कुरा दिया।
इधर अनबी अपने कमरे में बैठी फोन में लगी हुई है और अब मन्नू के बारे में सोच रही है। अब मन्नू के बारे में सोचते सोचते वो मन ही मन मुस्कुरा दी। हाँ भगवान, पति तो अच्छा मिल गया। बस अब मुझे जल्दी से एक अच्छी सी जॉब मिल जाए ताकि फाइनेंशियल अब मन्नू की हेल्प हो जाए। अनबी ऊपर की ओर देखकर बोली। अनबी ने अपना लैपटॉप ऑन किया और हॉरर मूवी देखने लगी। मूवी देखते देखते अनबी को प्यास लगी तो वो उठकर किचन में आ गई। उसने फ्रिज में से पानी का जग निकाला और गिलास में भरने लगी। अम्मी ने पानी का गिलास उठाया तो गिलास के साथ तल पर पड़ी हुई कटोरी नीचे जमीन पर गिर गई और अचानक से किचन की लाइट बंद हो गई। डर के मारे अनबी चिल्ला उठी, भूत भूत। अनबी के चिल्लाने की आवाज सुनकर अभिमन्यु जल्दी से अपने रूम से बाहर आ गया। क्या हुआ? अभिमन्यु ने किचन की दूसरी लाइट ऑन करी तो अभिमन्यु को देखते ही अनबी उसकी ओर भाग पड़ी और उसके सीने से चिपक गई। भूत? अनबी बोली। अनबी, कुछ नहीं है यहाँ, रिलैक्स। भूत भूत कुछ नहीं होता, अभिमन्यु बोला। अच्छा, तो फिर कुछ आवाज आई और किचन की लाइट कैसे बंद हो गई? अनबी डरते हुए ही बोली। भूल गई तुम? तुमने सुबह ही तो मुझे बताया था कि किचन की एक लाइट खराब हो गई है, कुछ देर जलने के बाद अपने आप बंद हो जाती है। अभिमन्यु बोला तो अनबी कुछ रिलैक्स हुई। हाँ, बताया तो था, अनबी सोचते हुए बोली। अब चलो रूम में जाकर सो जाओ, अभिमन्यु बोला और अनबी को उसके कमरे तक ले आया। उसने अनबी को बेड पर लिटाया और उसे ब्लैंकेट उड़ा दिया। उसकी नज़र अनबी के लैपटॉप पर गई जिस पर वो हॉरर मूवी अभी भी चल रही थी। अभिमन्यु हैरानी से अनबी और उसके लैपटॉप को देखने लगा। ये सब बकवास मूवी देखोगी तो डर तो लगेगा ही ना, अभिमन्यु अनबी को डांटते हुए बोला। वो स्नेहा ने कहा था कि मूवी अच्छी है तो, अनबी बच्चों जैसा मुंह बनाते हुए बोली। लेकिन अब ये मूवी देखने की जरूरत नहीं है, अभिमन्यु बोला तो अनबी चुपचाप लेट गई। अनबी को लिटाने के बाद अभिमन्यु अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। अभिमन्यु अभी कमरे का डोर खोलकर अंदर आया ही था कि अनबी भी उसके पीछे पीछे अपना ब्लैंकेट उठाए अंदर आ गई। अनबी को देखकर अभिमन्यु आंखें बड़ी करके उसे देखने लगा। वो मैं सोच रही थी कि मैं यहीं सो जाती हूँ आज, अनबी अपनी आंखें इधर उधर घुमाते हुए बोली तो अभिमन्यु मुस्कुरा दिया। अनबी ने अभिमन्यु को मुस्कुराते देखा तो जल्दी से ब्लैंकेट ओढ़कर बेड की एक साइड आकर लेट गई। उसको सोते देखकर अभिमन्यु ने भी अपना लैपटॉप शट डाउन किया और रूम की लाइट बंद करके बेड की दूसरी साइड लेट गया। लाइट बंद होते ही अनबी के दिमाग में तरह तरह की आकृतियां बनने लगीं। धीरे धीरे खिसकते हुए अनबी अभिमन्यु के करीब आ गई। अगली सुबह अनबी की आंख खुली तो वह अभिमन्यु के सीने पर सर रखे हुए सो रही थी। अनबी जल्दी से उठकर बैठ गई और अपने पास हुई हलचल से अभिमन्यु की आंख खुल गई। आई एम सो सॉरी, वो नींद में मुझे पता ही नहीं चला। आई एम रियली सॉरी, अनबी अभिमन्यु से नजर चुराते हुए बोली। अच्छा एडवांटेज ले रही हो, अभिमन्यु बिस्तर से उठते हुए जानबूझकर बोला। तो अनबी आंखें बड़ी करके और मुंह खोले अभिमन्यु को देखने लगी। क्या कहा आपने? मैं आपका एडवांटेज ले रही हूँ? अनबी अपनी साइड से बिस्तर से उठी और अभिमन्यु की ओर बढ़ गई। हाँ बिल्कुल, अभिमन्यु बोला। वो तो मुझे डर लग रहा था इसलिए आपकी हेल्प ले ली बस, और नींद में कब मैं आपके करीब आ गई मुझे भी नहीं पता चला, अनबी अभिमन्यु के पास आते हुए बोली। उसका पैर नीचे पड़े कारपेट में फंस गया और वो अभिमन्यु के ऊपर गिर गई। अनबी के अचानक गिरने से अभिमन्यु का बैलेंस बिगड़ गया जिससे दोनों बेड पर आ गिरे। अभिमन्यु नीचे और अनबी उसके ऊपर। दोनों की नजरें मिली तो एक दूसरे की आंखों में खो गए। देखा, मैंने कहा था कि एडवांटेज ले रही हो, कुछ देर बाद अभिमन्यु अनबी की आंखों में देखते हुए बोला तो अनबी जल्दी से उसके ऊपर से उठ खड़ी हुई। सॉरी, अनबी नजरें चुराते हुए बोली और जाने लगी तो अभिमन्यु ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी ओर खींच लिया जिससे अनबी उसके सीने से आ लगी। लेकिन तुम्हारा ये एडवांटेज लेना मुझे पसंद है, अभिमन्यु अनबी के कान के पास आकर धीरे से बोला तो अनबी हैरानी से उसकी ओर देखने लगी और फिर शर्म से उसकी आंखें झुक गईं और चेहरे पर एक हल्की सी एक स्माइल आ गई। उसने खुद को अभिमन्यु की पकड़ से छुड़वाया और जल्दी से अपने कमरे में आ गई। उसकी धड़कनें बुलेट ट्रेन से भी तेजी भाग रही थीं। अभिमन्यु के बारे में सोचकर अनबी मुस्कुरा दी और फिर बाथरूम की ओर बढ़ गई। फ्रेश होने के बाद अनबी किचन में आ गई और नाश्ते की तैयारी करने लगी। नाश्ता करने के बाद अभिमन्यु ऑफिस के लिए निकल गया और अनबी शिखा जी से मिलने के लिए हॉस्पिटल आ गई। माँ कैसी हो?
अनवी शिखा जी का हाथ पकड़ते हुए बोली। लेकिन शिखा जी ने कोई जवाब नहीं दिया। वो तो बेसुसी अपने बिस्तर पर लेटी हुई हैं। उठ जाओ ना, कब तक ऐसे ही आंखें बंद किए लेटी रहोगी? अनवी ने अपना सिर शिखा जी के सीने पर टिका लिया। तुम नहीं होगी तो मेरा ख्याल कौन रखेगा? अनवी शिखा जी के सीने पर सिर रखे हुए ही बोली। हाँ हाँ, मैं अच्छे से जानती हूँ कि मेरा ख्याल रखने के लिए तुमने अब मन्नू से बोल दिया है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम खुद आराम से सोती रहो। माँ, तुम्हें पता है, अब मन्नू मेरा बहुत ख्याल रखता है, तुम्हारी तरह ही संभालता है मुझे। तुम तो जानती हो वो सपना मेरी जिंदगी का नासूर बन गया है। कुछ दिनों बाद फिर से लौट आता है। पहले तो उस सपने में मुझे आग ही आग और एक लड़की दिखाई देती थी, लेकिन कल मुझे कोई लड़का दिखाई दिया। पता नहीं कौन था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई खास है, बहुत खास। लेकिन अचानक फिर से वही सब शुरू हो गया। वही लड़की जिसको मैं अपनी बहन बुला रही थी, वही आग, वही खौफ, वही चिल्लाना। लेकिन इस बार मुझे संभालने के लिए तुम मेरे पास नहीं थी, तुम्हारी गोद नहीं थी। तुम्हारी जगह मुझे अब मन्नू ने संभाला, बिल्कुल तुम्हारी तरह, बड़े प्यार से। अच्छा जी, इतनी तारीफें पतिदेव की? पीछे बाड़ के दरवाजे पर खड़ी स्नेहा मुस्कुराते हुए बोली। तू यहाँ क्या कर रही है? अनवी पीछे मुड़ते हुए बोली। क्यों, तेरी माँ मेरी कुछ नहीं लगती क्या? स्नेहा अनवी को घूरते हुए बोली। मैंने ऐसा कब कहा? अनवी बोली। कहने तो वाली थी ना, आंटी से मिलने आई हूँ, स्नेहा मुंह बनाते हुए बोली। तो अनवी मुस्कुरा दी। तो मिल ले, अनवी मुस्कुराते हुए बोली। सच में आंटी, पति तो आपकी बेटी को बहुत अच्छा मिला है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप बेफिक्र होकर सोती रहें। जल्दी सोचिए, आपको अपने नाते और नातिन के साथ भी तो खेलना है ना। स्नेहा बोली। तो अनवी आंखें बड़ी करके उसे देखने लगी। हो गया तेरा? चल अब मेरे साथ, मुझे तुझसे कुछ बात करनी है, अनवी बोली। फिर उसने शिखा जी का माथा चूमा और बाट से बाहर आ गई। स्नेहा भी उसके पीछे पीछे बाहर आ गई। बोल, क्या बात करनी है तुझे? बाहर आते ही स्नेहा अनवी से बोली। स्नेहा, तू तो मुझे स्कूल टाइम से जानती है ना? अनवी ने स्नेहा से पूछा। हाँ, लेकिन आज अचानक यह सवाल क्यों? स्नेहा ने सवालिया नजरों से अनवी को देखा। क्या मेरी कोई बहन भी थी? अनवी ने पूछा तो चलते चलते स्नेहा के कदम वहीं रुक गए। क्या हुआ, तू रुक क्यों गई? अनवी ने पीछे मुड़कर देखा तो स्नेहा उससे कुछ कदम पीछे ही रुक गई थी। कुछ नहीं, तू अचानक यह सवाल क्यों पूछ रही है? असमंजस में डूबी हुई स्नेहा बोली। जो पूछा है वो बताना, क्या मेरी कोई बहन है? अनवी ने अपना सवाल दोहराया। नहीं, तू आंटी और अंकल की इकलौती संतान है, स्नेहा अनवी से नजरें चुराते हुए बोली। तो फिर सपने में वो लड़की कौन थी जिसे मैं बहन होने की दुहाई दे रही थी? अनवी अपने सपने के बारे में सोचते हुए बोली। तू भी ना यार अनवी, आंटी ने कितनी बार समझाया है तुझे कि सपनों का कोई वजूद नहीं होता। सपने बस सपने ही होते हैं और आँख खुलते ही उजल हो जाते हैं, स्नेहा बोली। हाँ, अनवी ने बस इतना ही कहा और आगे की ओर बढ़ने लगी। आई एम सॉरी अनवी, मैं तुम्हें सच नहीं बता सकती। तुम्हारे साथ क्या हुआ क्या नहीं, मैं नहीं जानती, और सब सच बताकर मैं तुम्हारी जान खतरे में नहीं डाल सकती, स्नेहा अपने मन में बोली। अनवी कुछ आगे बढ़ी तो उसके सामने खड़ा विमान नजर आया। स्नेहा, वो सामने दीपा का कजिन विमान खड़ा है ना? अनवी स्नेहा की ओर देखते हुए बोली। कहाँ है? स्नेहा सामने देखते हुए बोली। अरे वो देख, वो सामने। अनवी ने सामने देखा तो उसे वहां कोई दिखाई नहीं दिया। अभी तो यही था, अभी कहाँ गया? अनवी परेशान होते हुए बोली और उसे ढूंढने लगी। अनवी, क्या कर रही है तू? रिलैक्स, क्यों इतनी परेशान हो रही है? स्नेहा बोली। सच में अभी यही था वो, अनवी बोली। ओके ओके, अगर वो यहाँ था भी और तूने उसे देखा भी तो इसमें इतना परेशान होने की क्या बात है? हॉस्पिटल है ये, वो अपनी मेडिसिन या चेकअप के लिए आया होगा, स्नेहा बोली। हाँ, हो सकता है, लेकिन कल मुझे लगा कि वो मेरे घर के बाहर खड़ा है, अनवी सोचते हुए बोली। हाँ हाँ, हो सकता है। ऐसे मेहंदी के फंक्शन में जैसे वो तुझे घूर रहा था, तो क्या पता तेरे पीछे पीछे तेरे घर तक भी आ गया हो, स्नेहा हंसते हुए बोली। तो अनवी उसे घूरने लगी। शट अप स्नेहा, मजाक नहीं कर रही मैं, अनवी चिढ़ते हुए बोली। अच्छा ओके बाबा, तू ही सोच, कल उसकी कजिन दीपा की शादी थी, वो यहाँ बिजी होगा ना, यहाँ तेरे घर के सामने क्या करेगा? स्नेहा बोली तो अनवी सोच में पड़ गई। हाँ, शायद तू सही कह रही है, मैं ही कुछ ज्यादा सोच रही हूँ, अनवी बोली।
अच्छा चल छोड़ ये सब। मुझे ये बता, तू कल दीपा की शादी में गई थी? कैसी लग रही थी वो? मुझे उसकी पिक्स दिखा। अनभी एक्साइटेड होते हुए बोली। मैं उसकी शादी में नहीं गई, स्नेहा बोली। नहीं गई? लेकिन क्यों? अनवी ने पूछा। तू नहीं गई थी तो मैं कैसे जाती? तेरे पति के साथ साथ मेरी दोस्त की भी इंसल्ट हुई थी वहां, स्नेहा बोली। तो अनवी उसके गले से लग गई। हाँ, अब दोस्ती की है तो निभानी तो पड़ेगी ना। अब बहुत हुआ इमोशनल ड्रामा, चल अब मुझे भी ऑफिस जाना है, स्नेहा बोली और जाने लगी। तो अचानक से रुक गई और अनवी के पास आते हुए बोली। अब मन्नू सच में बहुत अच्छा लड़का है। आई थिंक तुझे उसके साथ अपनी शादीशुदा जिंदगी में आगे बढ़ जाना चाहिए। स्नेहा की बात सुनकर अनवी उसकी ओर देखने लगी। अभी नहीं, मुझे थोड़ा और वक्त चाहिए, अनवी बोली। स्नेहा उसे हैरानी से देखने लगी। ऐसा ना हो कि वक्त रेत की तरह मुट्ठी से फिसल जाए। अब मन्नू जैसा लाइफ पार्टनर तुझे कहीं नहीं मिलेगा, स्नेहा बोली और उसे बाय बोलकर वहां से ऑफिस के लिए निकल गई। जानती हूँ, अब मन्नू के बारे में सोचकर रणवी मुस्कुरा दी। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।